डी लेवल के हिसाब से इसकी ड्राइंग वगैरह सब बनी हुई है, जो डेयरी स्टैंडर्ड है उनको फॉलो करते हुए। अभी कुछ पशु अपने पास हैं जो लगभग 55 प्लस दूध दे रहे हैं। ट्रैक्टर के पीछे जो अकराली आता है लगा हुआ होता है, उससे वो खींच के पूरा एक जगह इकट्ठा हो जाता है। ब्रश का तो ये फ़ायदा है, देखो एक तो कोई भी पशु इसके पास जाएगा तो उस पशु की सफाई भी हो जाती है और ये एक तरह की मसाज भी हो जाती है। किसान भाइयों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 100 गायों के डेयरी फार्म के बारे में, जहां का प्रतिदिन 700 लीटर दूध का उत्पादन होता है और इस दूध को बोतल में पैक करके बेचा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इस डेयरी फार्म के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर, और जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपना और अपने फार्म का परिचय कराइए। मेरा नाम अमित कुमार फैनिन है और ये फार्म रशीदपुरा सीकर ज़िले में स्थित है। हम हंस डेयरी एंड फूड प्रोडक्ट्स के नाम से काम करते हैं और ये लगभग 100 एनिमल का फार्म है और सीकर में हम ऑर्गेनिक मिल्क और घी की सप्लाई देते हैं। ओके, तो सर जैसे अभी आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए, आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है। एजुकेशन मेरी ग्रेजुएशन तो बायोटेक में देहरादून से हो रखी है, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन यूके से डेयरी एंड फूड प्रोसेसिंग में किया था। तो सर जैसे कि सभी जो भी युवा है, यंगस्टर आजकल जो भी हैं, जो अपने एजुकेशन के बाद जॉब की तरफ ट्राई करते हैं, जॉब में जाते हैं, तो फिर आप फार्मिंग में कैसे आए? एक्चुअली मैंने डेयरी एंड फूड प्रोसेसिंग में काम भी किया हुआ था, तो फिर इसी फील्ड में काम करना था। नौकरी में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, तो फिर इसी में स्टार्ट कर दिया। तो ये डेयरी फार्म आपको सेटअप किए हुए कितना टाइम हुआ? ये 2016 अप्रैल के लगभग में स्टार्ट किया था, तो अभी 7 साल के लगभग हो गए। ओके, तो जब सर आपने शुरुआत की थी, शुरुआत कितनी गायों से की थी, कैसे शुरुआत हुई? गायें तो लगभग 30 के लगभग में स्टार्ट किया था और ये 2016 में ही बेंगलोर से पशु लेके आए थे जी। तो उसके बाद में ये ब्रीडिंग पे भी काम कर रहे हैं, तो पशु सेल भी करते हैं और साथ के साथ इनके मल्टीप्लाई भी होते जा रहे हैं। तो अभी सर जैसे आपके पास ये जो ब्रीड है, ये कौन सी ब्रीड है? ये HF है, होलिस्टीन फ्रीजियन। ये यूरोपियन नस्ल है और डेयरी में मुख्य रूप से यही सक्सेसफुल ब्रीड है। तो सर जैसे इंडिया में हम कोई भी फार्मर अगर अपना जो फार्म स्टार्ट करता है, तो वो ये सोचता है कि हम अपनी जो इंडियन ब्रीड है उनको ले और उनके साथ अपना फार्म स्टार्ट करें, तो आपने इस नस्ल को क्यों सेलेक्ट किया? देखिए, इंडियन ब्रीड से भी काम कर सकते हैं, लेकिन इंडियन ब्रीड में थोड़ा सा काफ़ी चैलेंजेस वगैरह आते हैं। एक तो कि उनकी मिल्किंग की समस्या रहती है कि मशीन से मिल्किंग नहीं हो पाती। अगर 5, 10, 20 पशु रखने हैं तो ठीक है, लेकिन अगर अपन बड़ा फार्म करते हैं, 100 गायें हैं, इवन आप पंजाब में देखेंगे वहाँ 500, 700, 700 हज़ार के लगभग गायें होंगी, तो उनकी अगर हाथ से मिल्किंग करनी पड़े तो संभव नहीं है। ठीक है, तो एक तो वो समस्या रहती है। उसके अलावा उनका जो दूध है वो भी बहुत कम रहता है। तो एक गाय अगर 7-8 लीटर दूध देगी तो उसकी वाइबिलिटी इतनी नहीं रह पाती है। अगर उसका दूध अगर 150 प्लस रेट में जाता है तो वाइबल है। 100 रुपये के लगभग तो उसमें खर्चा निकलता है, तो 100 रुपये में अगर वो दूध सेल करेगा तो ये मान के चलेंगे उसकी कुछ खास बचत होगी नहीं। तो वो चैलेंजेस हैं, उसकी वजह से वो वाइबल नहीं है। ओके, तो जैसे आपकी ये जो ब्रीड है, ये ब्रीड लगभग कितना अपना मिल्क प्रोडक्शन दे देती है? इसका अभी जो हम ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं और ये मान के चलेंगे जो इंडिया के टॉप बुल हैं उनका हम सीमन रखवाते हैं। तो फर्स्ट लैक्टेशन में जो बछड़ियाँ हैं वो 30 लीटर के आसपास फर्स्ट लैक्टेशन में मिल्क दे रही हैं और सेकंड थर्ड लैक्टेशन में आते आते उनका दूध ये मान के चलें कि 40-50 के लगभग हो सकता है। ओके, अभी कुछ पशु अपने पास हैं जो लगभग 55 प्लस दूध दे रहे हैं जी। तो अब सर जैसे आप अपना थोड़ा जो फार्म है वो हमें थोड़ा सा घूम के दिखाइए कि इसकी जो डिज़ाइन है वो किस तरीके का डिज़ाइन है। तो सबसे पहले इसका जो शेड है, वो शेड की लंबाई और चौड़ाई में थोड़ी सी जानना। ये शेड देखिए, वैसे तो अपनी मशीनरी वगैरह हैं वो डी लेवल की इंस्टॉल है। डी लेवल इज़ वन ऑफ द बेस्ट और डी लेवल के हिसाब से इसकी ड्राइंग वगैरह सब बनी हुई है, जो डेयरी स्टैंडर्ड है उनको फॉलो करते हुए। तो इसकी लंबाई लगभग 150 फुट के लगभग है और ये जो चौड़ाई है, ये आप जो शेड जो अपन छाया वो हैं वो लगभग 80-90 फीट के लगभग है। इसके अलावा वो बाकी एरिया जो है इनके पशुओं के घूमने के लिए है, तो वो अगेन 150 फीट के लगभग हो जाता है। ठीक है, तो अभी जैसे बीच में ये जो एरिया है जहाँ पर ये फीडिंग एरिया, इसमें ये लगभग ये 20 फीट के लगभग होगा। ओके, उस साइड में ये जो है ये वाला, ये यहाँ पे इनको जो सफाई वगैरह करते हैं ना जी,
ट्रैक्टर से सफाई होती है। तो ये पशु क्या है, ज़्यादातर खाते वक्त ही गोबर वगैरह करता है, तो मोस्टली गोबर इधर हो जाता है, फिर ट्रैक्टर से ही सफाई हो जाती है। तो लगभग ये 13-14 फीट के लगभग ये रखा ठीक है, यानी कि जैसे अब इस साइड पे देखें तो यहाँ पर जो आपने सीमेंट की है वो सिर्फ उतने ही एरिया में की है जब गाय अपनी चारा खाती है उस टाइम जो गोबर करती है। बिल्कुल बिल्कुल उतने में। बाकी तो जितना खुला रखेंगे ना, वो जहाँ पे जितनी ज़्यादा मिट्टी होगी तो गायों के लिए वो बेड का काम करता है, कंफर्ट रहता है। तो जितना उनको कंफर्ट मिलेगा उतना बेहतर रहेगा। तो अभी सर जैसे आप क्लीनिंग के बारे में बता रहे थे, ट्रैक्टर से क्लीनिंग करते हैं तो वो कैसे होता है उसके बारे में आप थोड़ा सा। ट्रैक्टर के पीछे जो अकराली आता है लगा हुआ होता है, तो उससे वो खींच के पूरा एक जगह इकट्ठा हो जाता है। और उसके बाद में अपने वहाँ पे एक वो टैंक टाइप है, उसमें क्या है इनका यूरिन है, पेशाब और ये गोबर वगैरह इकट्ठा हो जाता है। वो फिर हम मिक्स होके खेतों में सप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो अब सर जैसे आप अपनी जो फीड प्रोसेसिंग है, फीड के बारे में आप बताइए कि जैसे अभी यहाँ पर ये जो गाय है वो अपना फीड खा रही है, तो फीड में आप जो ग्रीन फूडर है उसमें क्या क्या चीज़ें देते हैं? अच्छा, चारे में तो एक तो इनका सूखा चारा रहता है। ठीक है, तो सूखे चारे में जैसे गेहूं का हो गया, बाजरे का हो गया, और जो हरा चारा है सर्दियों में इनका जई देते हैं, और जो गर्मी आ जाती हैं तो इनको ज्वार देते हैं, मक्का देते हैं, और अभी सुपर नेपियर है वो भी प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा साइलेज आता है मक्के का बना हुआ, तो वो साइलेज देते हैं। ठीक है, और फीड है, फीड अच्छी क्वालिटी की फीड देते हैं। तो जैसे अभी आपको ये जो अपन हरा चारा या सूखे चारे की बात करें तो प्रतिदिन आपको लगभग इसकी कितनी क्वांटिटी इस फार्म को चाहिए होती है? साइलेज है जी, वो लगभग 8000 kg के लगभग दिन का हो जाता है जी। और बाकी जो सारा चाहे सूखा चारा, जी, सूखा चारा अराउंड 5 kg पर एनिमल के हिसाब से। ठीक है, तो अभी जैसे सर मेरे को आप थोड़ा सा ये डिटेल बताइए, जैसे काऊ अलग अलग है, जैसे ड्राई काऊ भी है, कोई मिल्किंग में भी है, तो उनके हिसाब से आप उस फीड को कैसे मैनेज करते हैं कि उसकी इनके अलग अलग ग्रुप्स बना रखे हैं। जैसे ये फ्रेश मिल्किंग में रहेंगे पशु इधर वाले, ठीक है, इनको लगभग 3-4 महीने हो जाते हैं, देन इनको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं जी। तो ये थोड़ा दूध कम में रहती हैं जी, प्रेग्नेंट होने के बाद में, और इनका अलग फीडिंग की व्यवस्था रहती है। ठीक है, और इस साइड अपन देखेंगे जी, तो ये पशु वो रहेंगे जो काविंग जिनकी होनी है। जी, ठीक है, तो इनकी 2 महीने के अंदर अंदर काविंग होगी। ठीक है, इनकी फीडिंग अलग होती है। जी, और वैसे ही अपन जैसे वो लास्ट वाला उधर आप अगर दिखाई दे रहा हो तो जी, वो छोटे बच्चे वहाँ पे रहेंगे, उनको 3 महीने तक वहाँ रखते हैं। उसके बाद जैसे ही 3 महीने प्लस हो जाते हैं जी, तो अपन ये जो है इससे हायर ग्रुप में जो है ना इसका, जी, ये वाले जो दिखाई दे रहे हैं हमें, एग्जैक्टली इनमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही इनका लगभग 250 kg वेट या 300 kg वेट पे अपन इनकी एआई करते हैं, सीमन रखवाते हैं। ओके, तो फिर इनको इस बाड़े में ले आते हैं। तो यहाँ पे इनको क्या होना है कि एआई होगी, जी, हीट वगैरह में आती है तो एआई करते हैं, और जैसे एआई होगी पीडी हो जाती है, अपने को पता चलता है पशु कंसीव कर लिया है, तो इसको नेक्स्ट उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। वहाँ पे जो भी हैं वो प्रेग्नेंट पशु रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको पूरा पार्टीशन डिवाइड कर रखा है ताकि सभी को आप सही तरीके से उनकी फीडिंग वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो जाए। जी बिल्कुल। ठीक है, अब सर मेरे को 2 चीज़ें और दिखाई दे रही है। एक तो आपने डेयरी फैन लगा रखा है, हाँ। तो डेयरी फैन का क्या रोल है, उसका क्या बेनिफिट हमें मिलता है? अब ये पशु क्या है कि यूरोपियन नस्ल के हैं, तो इनको सर्दियों में तो कोई समस्या नहीं रहती है। सर्दियों में तो अगर जितना टेम्परेचर कम रहेगा उतना इनके दूध उत्पादन की क्षमता भी बढ़ जाएगी और अपना पीक पे ये परफॉर्म करेंगी। और इनको एक्स्ट्रा अपने को किसी प्रकार से ये मान के चलेंगे कवरिंग की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठंड से बचाव की। जी, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है वहाँ पे इनको थोड़ा सा समस्या आती है, तो थोड़ा सा हाँफने भी लग जाती हैं। लेकिन क्या है कि अगर अपन मैनेजमेंट ठीक रखें तो उसमें काफ़ी हद तक अपन उसको बचाव कर सकते हैं। तो उसके लिए फ़ैन लगाते हैं, फ़ैन, और उसके अलावा ये फोगर लगे हुए ऊपर, ये फोगर चला देते हैं, तो उससे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है और फिर ये अगेन अच्छा परफॉर्म करने लगता है। उसके बाद जैसे कि हम देख रहे हैं आपने काऊ ग्रूमिंग ब्रश भी लगा रखा है, तो उसका हमें क्या बेनिफिट मिलता है? ब्रश का तो ये फ़ायदा है, देखो एक तो आपने ये इस फार्म पे ये भी देखा होगा कि सभी पशु खुले हुए हैं जी, तो इनको जब भी खाना होता है अपना आके खा लेती हैं और बैठना बैठ जाएंगी। पानी के लिए अलग से सिस्टम बना हुआ है, तो जब भी इनको प्यास लगेगी पानी पिलेंगी। वैसे ही ये जो ब्रश है ना, तो ये कोई भी पशु इसके पास जाएगा तो उसमें क्या है, ये सेंसर लगे हुए हैं, तो ये अपने आप रोटेट करने लग जाता है। ओके, और उससे क्या है उसके पशु की सफाई भी हो जाती है और ये एक तरह की मसाज भी हो जाती है, तो थोड़े दोनों फायदे हैं। ठीक है, अब सर जैसे आपने ये जो पत्थर रख रखे हैं, मैंने काफ़ी जगह देखा आपने छोटे छोटे टुकड़े रख रखे हैं,
तो इसका क्या फ़ायदा है वो भी आप ये बटर अपन जो अपने जो अफगानिस्तान से आता है वैसे ये सॉरी अफगानिस्तान नहीं पाकिस्तान से, और ये नॉर्मल नमक ही है पत्थर शेप में। और इसको फ़ायदा ये है कि एक तो इनका डाइजेशन अच्छा रहता है, हाजमा ठीक रहता है और जीभ वगैरह सही रहती है। ठीक है। तो खाने में थोड़ा इनको ये जिसको चाटते रहते हैं ना तो फिर वो जुगाली वगैरह अच्छे से करते हैं और खाना अच्छे से खा लेते हैं। ओके। अब सर जैसे आप पानी के बारे में बता रहे थे तो आपने इनके पानी पीने की क्या व्यवस्था कर रखी है उसके पानी की ऐसा है कि जैसे जितने भी ये पेन जो बने हुए हैं ना उनमें सभी में पानी के लिए अलग से व्यवस्था है। ठीक है। और उनमें क्या है अलग से सिस्टम बना रखा है कि जितना पानी इनटेक जितना पानी निकालेंगे उतना इनटेक ओवर हो जाएगा, तो फ्रेश वाटर आता रहेगा उसमें। वो बोल वाला सिस्टम आपने लगाया? एग्जैक्टली वही चीज़। तो जितनी उनकी ज़रूरत होती है वो उतना पी लेते हैं और फ्रेश वाटर आता रहता है। जो बड़ी टंकियाँ बना रखी हैं तो वहाँ से उसमें सप्लाई होता रहता है। अब सर जैसे आप मेरे को एक चीज़ और बताइए कि आपका जो शेड्यूल है डेली का, हाँ, मॉर्निंग से लेकर पूरे जो दिन का शेड्यूल है, वो शेड्यूल बताइए कि मॉर्निंग में कब स्टार्ट होता है, शाम को लास्ट शेड्यूल क्या रहता है? ठीक है। मॉर्निंग में तो देखिए सुबह लगभग 6 बजे के वैसे अपने जो दूध की सप्लाई जाती है वो थोड़ी जल्दी चली जाती है जी। तो बच्चे हैं वो आके बोतल वगैरह BMC से बोतल में दूध भर के उनको सील वील करके सीकर में सप्लाई के लिए चले जाते हैं। ठीक है। और मिल्किंग के लिए क्या है कि जैसे 6 साढ़े 6 बजे जो भी बंदा है ऑथराइज वो आके इनका मिल्किंग कर लेता है। साथ में कुछ बच्चे हैं वो अपना इनका फीडिंग का कर लेते हैं। तो 9-10 बजे तक इनका ज़्यादा काम नहीं रहता है, एक तो फीडिंग का काम रहता है और एक मिल्किंग का रहता है। ये 2 काम पूरे हो जाते हैं। उसमें दिन में थोड़ा जो साफ़ सफाई है वो लड़के कर लेते हैं। फिर अगेन शाम को वही जैसे 6 बजे के लगभग दोबारा मिल्किंग स्टार्ट हो जाती है और लगभग 4-5 बजे के लगभग फीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो अब सर जैसे आप बता रहे हैं कि ये सारी प्रोसेस होती है, तो इसमें आपको टोटल लेबर कितनी लगती है पर डे? आपको लगभग कितनी लेबर का जैसे आपको बता रहा था ना कि अगर पशु खुले रहेंगे जी, जिस प्रकार से इसमें बाड़े बना रखे हैं ना वैसे अगर रखेंगे तो लेबर कॉस्ट बहुत कम लगेगी। ठीक है। अगर अपन पशुओं को बांध के वैसे रखते हैं जैसे ट्रेडिशनल वे में पहले रखते थे तो उसमें समस्या ये आती है कि एक एक पशु को अपने को दाना भी खिलाना है, उसको पानी भी पिलाना है, वो सब चीज़ 1 to 1 पर्सन करना पड़ता है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि पूरे बाड़े में डाल दिया जी, तो उससे क्या है कि इसमें चाहे 10 पशु हो 20 पशु हो कुछ विशेष फ़र्क पड़ना नहीं है जी। हाँ, थोड़ा इंटेक बढ़ जाएगा तो वो बढ़ा देंगे। तो उसमें क्या है कि लेबर कम लगती है। तो अभी ये मान के चलो कि 4-5 बंदे हैं जो फीडिंग का इनका कर लेते हैं, एक मिल्किंग का बंदा काम पूरा देख लेता है, 2 बच्चे सीकर सप्लाई उप्लाई में देख लेते हैं, गांव के डॉक्टर है वो आके डॉक्टर का काम देख लेते तो अब सर आप थोड़ा सा मेरे को ये बताइए, जैसे आप बता रहे थे गोबर और इनका जो यूरिन होता है वो इकट्ठा होने का सिस्टम आपने बना रखा है। हाँ। वो भी मैं थोड़ा सा देखना चाहूँगा। हाँ, ये देखिए यहाँ से जो इकट्ठा होता है ना ये इधर पूरा चैम्बर वगैरह बना हुआ है और चैम्बर से फिर ये पूरा उसमें इकट्ठा हो जाता है, वहाँ से फिर क्या है खेतों में इसको डाल देते हैं। हाँ। ठीक है। तो सर अब आपकी जो मिल्किंग प्रोसेस है उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें समझिए। मिल्किंग का अपना सुबह 6 बजे और शाम को लगभग 6:30 बजे के लगभग मिल्किंग होती है। और ये पार्लर है जहाँ पे मिल्किंग होती है। अपन खड़े हैं, ये होल्डिंग एरिया बोलते हैं इसको। ठीक है। ठीक है। और ये मिल्किंग का एरिया हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि 6 पशु तो यहाँ पे लगेंगे जी और 6 पशु यहाँ पे होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे पूरा मिल्किंग होता है और मिल्किंग होके वो जो आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कांच का है ना जार जी, उसके अंदर पूरा मिल्क इकट्ठा होता है और वहाँ से मोटर से पंप करके BMC में दूध चला जाता है। और BMC में विदिन 10 मिनट में दूध 4 डिग्री पे स्टोर हो जाता है। तो उससे क्या दूध की गुणवत्ता बनी रहती है। नॉर्मली तो होता है क्या है कि दूध को जितना जल्दी अपन 4 डिग्री पे ले आए उतना जल्दी उसमें बैक्टीरियल काउंट है वो मल्टीप्लाई होना बंद हो जाता है। ठीक है। तो दूध की क्वालिटी मेंटेन रहती है उससे। ओके। तो अब जैसे आप यहाँ पर मिल्किंग करते हैं तो एक बार में कितनी काऊ की यहाँ पर मिल्किंग? और 12 गायें एक बार में लग जाती हैं और 6 गायों की एक बार मिल्किंग होगी तो दूसरों को वो जैसे लड़का है काम करता है वो उनको तैयार करता है, उनके तन वन साफ करेगा, उनको तैयार करेगा, इतने में वो लगभग 7-8 मिनट में 6 गायें मिल्किंग हो जाती है। फिर वो दूसरों को लगा के दूसरों को मिल्किंग। तो टोटल अभी आपकी कितनी गायें मिल्किंग में है? लगभग इसी टाइम 60 के लगभग होंगी और इसका लगभग 1 घंटे भर में मिल्किंग हो जाती है सभी पशु। ठीक है। तो अब जैसे यहाँ से आपका मिल्क है वो अंदर गया BMC में, वहाँ पे स्टोर हुआ। हाँ। फिर उसके बाद आपकी मार्केटिंग की क्या प्रोसेस रहती है, क्या सिस्टम? चलिए मैं बताता हूँ, उसी साइड में बता देता हूँ आपको। ये तो आपका मिल्किंग का एरिया हो गया है। वहाँ से आते ही सबसे पहले इसको 4 डिग्री पे स्टोर हो जाता है। जैसे आपको बताया कि वो उसकी क्वालिटी
क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए 4 डिग्री पे हम कर लेते हैं स्टोर। और यहाँ से फिर क्या होता है कि कांच की बोतलों में हम इसको पैक करते हैं, ठीक है, और उसको ऊपर से सील पैक करके और उसके बाद में इसको होम डिलीवरी देते हैं जी। हमने सीकर शहर में ही जाता है दूध। ये अपने 2 प्रोडक्ट हैं, एक तो ये घी है जो शुद्ध बिलोना विधि से तैयार करते हैं, और दूसरा ये अपना दूध है। तो दूध को सीकर में भी 47 रुपये पर लीटर के हिसाब से दे रहे हैं, और घी 850 रुपये पर केजी के हिसाब से दे रहे हैं। तो सर हमारे जो युवा इस वीडियो को देख रहे हैं और जो किसान चाहते हैं कि हम डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करें जी, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज युवा किसान साथियों के लिए तो यही है कि अगर इस फील्ड में कोई काम कर रहा है तो मन लगा के अच्छे से काम करे। और मैं डेयरी में क्या है कि एक तो ब्रीडिंग पे अच्छा काम होना चाहिए, अच्छी नस्ल की ब्रीड लेनी चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, फीडिंग अच्छा होना चाहिए, और ये सब चीज़ें अगर आप अच्छे से करते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है कि काम में कोई समस्या हो, अच्छे से काम किया जा सकता है और अच्छी सफलता पाई जा सकती है। तो सर आपने अपना जो टाइम दिया और हमारे किसान भाइयों को जो डेयरी फार्मिंग के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका हमारे दर्शकों की तरफ से और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हंस डेयरी एंड फूड प्रोडक्ट्स रशीदपुरा सीकर में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि ये डेयरी फार्म कैसे रन किया जाता है, इस फार्म की क्या क्या विशेषताएं हैं और ये डेयरी फार्म सक्सेसफुल तरीके से कैसे चल रहा है। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही इस डेयरी फार्म के बारे में आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।